नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 11 के इतिहास विषय के पाठ 4 इस्लाम का उदय और विस्तार इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख रहे हैं। पैगंबर मोहम्मद ने किस प्रकार अरब प्रदेश के बड़े भाग को अपने धर्म समुदाय और राज्य में लाने में सफलता प्राप्त की? विवरण दीजिए। तो पैगंबर मोहम्मद ने किस प्रकार अपने साम्राज्य को सफलतापूर्वक स्थापित किया, इसके बारे में। तो पहला पॉइंट है, मदीना में राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करके अनुयायियों को सुरक्षा प्रदान की। उनके जो अनुयायी थे, उनको मानने वाले, उनको उन्होंने सुरक्षा प्रदान की। दूसरा, आंतरिक लड़ाई का समाधान किया। जो कि विभिन्न कबीलों के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे थे, उनको उन्होंने सुलझाया। अगला है, उम्मा को एक बड़े समुदाय में बदला। जो उनके अनुयायी थे, उनको एक छोटे छोटे समुदाय में थे, तो सभी छोटे छोटे समुदायों को उन्होंने मिला लिया और एक बड़ा उनका समुदाय बना लिया। चौथा है, उपासना जैसे कर्मकांडों और नैतिक सिद्धांतों को बढ़ाकर और परिष्कृत करके धर्म को सुदृढ़ किया। तो इस प्रकार लोगों ने उन्हें माना और धर्म को उन्होंने मजबूत किया। अगला है, आय के स्रोत कृषि, व्यापार और ज़कात मतलब खैरात कर, ये आय के उनके स्रोत थे। पैगंबर मोहम्मद के प्रयासों के कारण मदीना उभरते इस्लामी राज्य की प्रशासनिक राजधानी और मक्का धार्मिक केंद्र बन गया। तो इस प्रकार उन्होंने जो मदीना है उसको अपनी राजधानी बनाया और मक्का उनका एक प्रमुख धार्मिक केंद्र बन गया। और आय के स्रोत भी उनके पास पर्याप्त थे। उन्होंने धार्मिक विश्वास भी पैदा कर लिया था और एक बड़े समुदाय के रूप में अपने अनुयायियों को बना लिया था। और जो गृह युद्ध, आंतरिक कलह हो रहा था, उसका उन्होंने समाधान निकाल लिया था। और अपने अनुयायियों को सबसे बड़ी बात, उन्होंने सुरक्षा प्रदान की थी। तो इस प्रकार आगे है, अब्बासी राज्य ने 9वीं शताब्दी में कमज़ोर होने के कारणों और परिणामों का उल्लेख कीजिए। तो अब्बासी राज्य जो है, आपको बताया था अब्बासी क्रांति के बारे में विस्तार से। तो वही अब्बासी लोग जो 9वीं शताब्दी में ये कमज़ोर कैसे पड़ गए, तो उसी के बारे में पढ़ रहे हैं हम, उसके कारण और फिर परिणाम। सेना और नौकरशाही में अरब समर्थक और ईरान समर्थक गुटों में झगड़ा हो गया। यह कारण था कि जो ऐसा था, अब्बासी जो क्रांति हुई, तो अब्बासी वंश ने क्या हुआ कि सेना में अन्य जो अरब लोग थे, उसके अलावा गैर अरब लोगों को भी अपनी सेना में, अपनी नौकरशाही में उन्हें भी स्थान दिया। लेकिन कुछ समय के बाद आते आते इन गुटों में झगड़ा हो गया। यह एक कारण था। दूसरा, 810 ईस्वी में खलीफा हारून अल रशीद के पुत्र थे अमीन और मामून। तो ये दोनों पुत्रों के समर्थकों के बीच में गृह युद्ध की स्थिति हो गई। तो गृह युद्ध की वजह से सारी राजनीतिक व्यवस्था में हलचल पैदा हो गई। अगला है, तुर्की गुलाम अधिकारियों, जिनको यामलुक कहते थे, द्वारा एक नए शक्ति गुट का निर्माण कर लिया गया। तो तुर्की के गुलाम अधिकारी थे, उन्होंने एक नया गुट बना लिया, जो क्या अब्बासी वंश के खिलाफ कुछ कार्य चुटपुट करने लगे थे। तो यह कारण था। अब इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि कई नए छोटे छोटे राजवंश उत्पन्न हो गए, जैसे ताहिरी, समानी और तुलूनी। तो इस प्रकार छोटे छोटे राजवंश
उत्पन्न हो गए। मतलब अब्बासी जो राजवंश था वो छोटे छोटे कई भागों में बट गया। दूसरा है बुवाही नामक शिया वंश में 945 ईस्वी में बगदाद पर अधिकार कर लिया। तो उन्होंने शिया वंश के एक समर्थक थे, बुवाही ने बगदाद नामक स्थान पर अधिकार कर लिया। तो यह परिणाम इसका हुआ। अगला प्रश्न है, इस्लामी राज्य में कृषि व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? व्याख्या कीजिए। इन विशेषताओं पर पड़ने वाले प्रभावों की विवेचना करो। और तो फिर अब हम पढ़ रहे हैं, तो कृषि की विशेषता बतानी है, इसकी व्याख्या करनी है और प्रभाव बताने हैं। तो कृषि की विशेषता ये इसमें उत्तर में लिखना था, ये ऊपर प्रश्न में लिख दिया कृषि व्यवस्था की विशेषता। तो ध्यान देंगे इसमें क्या था कि पहला है कि लोगों का मुख्य व्यवसाय था कृषि। जमीन के स्वामी छोटे बड़े किसान तथा राज्य थे। तो जमीन के जो स्वामी थे वो छोटे किसान भी थे, बड़े किसान भी थे, और पूरी राज्य पर भी जमीन का अधिकार था। अब अगला है, कर राज्य की ओर से एकत्र किया जाता था। टैक्स जो था राज्य एकत्र करता था। गैर मुसलमान उपज का आधा से लेकर 5वें हिस्से के बराबर कर देता था। तो गैर मुस्लिम अधिक टैक्स देती थी। आगे है, राज्य द्वारा सिंचित प्रणालियों में बांधों और नहरों के निर्माण तथा कुओं की खुदाई के लिए सहायता दी गई। ये छठा पॉइंट है, ये गलत है, क्योंकि खुदाई के लिए सहायता सरकार ने दी किसानों को कि भाई बांध बन जाए जिससे सिंचाई हो सके, नहरें बन जाए, कुएं खुद जाएं जिससे कि सिंचाई अच्छी तरह से हो सके और कृषि व्यवस्था मजबूत हो, कृषि व्यवस्था में सुधार हो। इस प्रकार पहली बार खेती करने पर कर में रियायत दी गई, क्योंकि घुमक्कड़ जाति के लोग थे तो उनको स्थायी जीवन दिया, कहा कि एक जगह आप बस जाओ। तो जब वो स्थायी रूप से एक जगह बस गए तो वो खेती करने लगे। तो जब वो पहली बार खेती करते थे तो उनको टैक्स में छूट दी जाती थी। इस प्रकार आगे है इसके प्रभाव में खेती योग्य भूमि में वृद्धि हुई, क्योंकि इतना सरकार ने सहयोग किया तो खेती योग्य भूमि में वृद्धि हुई। अगला है, उत्पादन में वृद्धि हुई। अगला है, कई जो फसलें हैं जैसे कपास, संतरा, केला, तरबूज, पालक और बैगन की खेती शुरू हुई। क्यों शुरू हुई? क्योंकि व्यापार बढ़ा। पहले अरब प्रदेश में इन सभी की खेती होती ही नहीं थी, इनको पता ही नहीं था कि ये फसलें भी हो सकती हैं। तो इनकी खेती शुरू हुई और इनका निर्यात किया गया। जब यहाँ खेती की गई और इस खेती का इन्होंने यूरोप में निर्यात किया। चौथा प्रश्न बच्चों देखते हैं कि मध्य इस्लामी समाज पर यूनानी दर्शन और विज्ञान का प्रभाव देखना है। किस प्रकार प्रभाव पड़ा यूनानी दर्शन और विज्ञान का? अब उमैयद और अब्बास वंशी खलीफाओं ने ईसाई विद्वानों और यूनानी तथा सीरियाई भाषा की पुस्तकों का अनुवाद कराया। जैसा कि आपको बताया था, उमैयद और अब्बासी वंश ने थोड़ा लचीलापन अपनाया था, तो इन पुस्तकों का उन्होंने अनुवाद कराया था। ईश्वर और विश्व की एक वैकल्पिक कल्पना का विकास किया था उन्होंने। अगला है, सिकंदरिया, सीरिया और मेसोपोटामिया में यूनानी दर्शन, गणित और चिकित्सा की शिक्षा दी जाती थी। तो इस प्रकार विभिन्न जो शिक्षा प्रणाली थी उनकी शिक्षा उन्हें दी जाती थी। आगे है कि अल मामून के शासनकाल में बगदाद में पुस्तकालय व विज्ञान संस्थान को सहायता दी गई।
तो उन्होंने क्या किया, जो पुस्तकालय को सहायता दी, पुस्तकालय और विकसित हो, विज्ञान संस्थाएं मतलब जो अनुसंधान करते थे, नए नए विज्ञान के आविष्कार करते थे, उनको उन्होंने आर्थिक सहायता प्रदान की। अरस्तु की पुस्तकें यूक्लिड की एलिमेंट्स और टोलेमी की पुस्तक एल्मागेस्ट की ओर विद्वानों का ध्यान उस समय आकर्षित हुआ। ठीक है, आगे है कि खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा के विषय में भी भारतीय पुस्तकों का अरबी में अनुवाद किया गया। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार के यूनानी दर्शन और विज्ञान पर इस प्रकार प्रभाव पड़ा। क्यों प्रभाव पड़ा? क्योंकि इन सब जो मैंने बताई चीज़ें उनको अपने समाज से परिचित कराया, उनको अनुवाद करा के, उनको संरक्षण प्रदान करके और विभिन्न जो है उनमें कुछ रियायतें देकर। तो इस प्रकार तो यह भाग समाप्त हुआ। अगले भाग में फिर मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।